हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का विषय है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका सबसे पहला पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। इसमें हम लोग सारी थ्योरीज जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं विथ न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल्स जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो बनता कैसे है, फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रखा है वो रिवाइज कर लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो बहुत ध्यान से नोट डाउन करते चले जाएं। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो है डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स फंक्शन, नेचर एंड स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, स्कोप क्या है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है तो हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स। कौन कौन सा? मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब पहले समझ ले। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाइड करना, उसको समराइज करना, ठीक है, और उससे एक रिजल्ट तैयार करना कि हम लोगों का प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस में लॉस कितना हुआ। ये अकाउंटिंग है जो आपने पहले भी पढ़ रखा है। अब उस अकाउंटिंग के थ्रू, उसी के थ्रू हम अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे, डिसीजन मेकिंग वर्क कैसे करेंगे, उस सारी चीजों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। तो सबसे पहला वर्ड आप लोग लिख सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंप्राइजेस विद द टू वर्ड्स मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। इट इज द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मैनेजरियल एस्पेक्ट है जो मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए पढ़ते हैं। इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू एसेट्स मैनेजमेंट इन द सर्टेन क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज एंड द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग्स। इसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग वर्क करते हैं, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं और उसको आगे की ओर इंप्लीमेंट करते हैं और आगे की पॉलिसीज तैयार करते हैं, ठीक है। दस इट इज रिलेट्स टू द यूज ऑफ अकाउंटिंग डेटा। हम लोग अकाउंटिंग डेटा को यूज कर रहे हैं, कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपने पढ़ रखा है अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो पैसे से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स हमने कर रखे हैं, उसके हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? ये तैयार करते हैं, ठीक है। एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। हमेशा याद रखोगे, मैनेज करने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारी चीजों का हेल्प लेते हैं, ठीक है। प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट, हम लोग मैनेज करते हैं ये सारी चीजों को, उन सारी चीजों की हेल्प से। अच्छा, आप नीचे कुछ ऑथर्स के डेफिनेशन लिख सकते हो, नोट डाउन करें। अकॉर्डिंग टू द आर एंड एंथोनी, इन्होंने कहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो सारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। दूसरा कहते हैं जे बैटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अकाउंटिंग मेथड, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड, सिस्टम एंड टेक्निक्स, ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करता है, ठीक। विद द स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी, हमारे पास एक स्पेशल नॉलेज, हमारे पास एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम इन सब चीजों को समझ पाएं और उससे कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग वर्क कर पाएं। एसेट्स मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग लॉस, जिसके थ्रू हम लोगों के बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो पाए और कम से कम हम लोग लॉस बेयर कर पाए। ये सारा कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। आप इसको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। आगे नेचर क्या है सर? तो सबसे पहला कहता है टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग नेचर। हम लोगों का यहां टेक्निक, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द टेक्निक ऑफ द सिलेक्टिंग नेचर। इट टेक्स इनटू द कंसिडरेशन ओनली दैट डेटा फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। जो भी हम लोगों को पीएल, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह से डेटा मिलता है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। याद रखें, सारे अकाउंटिंग को हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं पढ़ते हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग जिसकी डेटा की जरूरत है हम उस डेटा को निकालते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा कहता है कंसर्न विथ फ्यूचर।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, मैनेज क्यों किया जाता है, ताकि फ्यूचर में हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो कहीं ना कहीं ये फॉरकास्टिंग के लिए किया जाता है कि आगे हम लोग काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट कहता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या जान पाते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो ये पूरी तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीजों पर बेस्ड है। टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके, क्योंकि हम लोग का अकाउंटिंग तैयार है, अब उससे हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को निकालते हैं जो जरूरत है, और उससे हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग डिसीजंस लेते हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने से हमारी इफिशियंसी जो है वो बहुत ही बढ़ जाती है। देखो जैसे हम लोग प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, प्रोजेक्ट समझते होगे ना, किसी भी फैक्ट्रीज में, किसी भी बिजनेस में, न्यू बिजनेस में, अगर हम लोगों को मान लो सपोज दैट एक मशीन ही खरीदनी है, सपोज कि एक मशीन खरीदनी है, तो एक मशीन कितने की आएगी, मान लो मैं कार बनाता हूं, तो कार की मशीन कितनी की आएगी, आप बोलोगे 10 लाख 20 लाख, भाई 10 लाख 20 लाख में तो कार आती है, कार बनाने की मशीन तो कम से कम 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ में आएगी। अब मेरी बात सुनो कि किसी भी मशीन में हम लोग एक बार में पैसा लगा रहे हैं 10,000 करोड़, रिस्क कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप किसी प्रोजेक्ट में 100 रुपए लगा रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ लगा रहे हो, रिस्क ज्यादा किसमें, 100 करोड़ वाले में। तो बिना सोचे समझे लगा दोगे, नहीं सर, उसको एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज कैसे किया जाएगा, तो जो जो चीजें हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, जो जो चीजें हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग निकालेंगे, और उसको एक मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करेंगे, और उससे डिसीजन निकालेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग पैसा लगाएं। समझ में आ गई बात। तो ये ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है कि हम लोग को आगे का डिसीजन कैसे लेना है। नेक्स्ट कहता है नो स्पेसिफिक रूल्स फॉलोड, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना एक रूल है कि हम लोग को ये चीजें बनानी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वैसा नहीं है, नीड्स के अकॉर्डिंग जितना जरूरत है हम लोग उतने ही अकाउंट्स तैयार करते हैं। समझ में आ गया। जैसे इसमें मैथड्स है, पे बैक पीरियड मैथड, ठीक है, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, ये सारे मेथड्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ बता देता हूं आप लोगों को। सपोज दैट कि हम लोगों के पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ए बी और सी। सपोज ए बी और सी, मैंने ए में लगाया 1 लाख रुपए, बी में लगाया 2 लाख रुपए, और सी में है 3 लाख रुपए। सपोज करो, मान लो कि मुझे इसमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं 50 साल के लिए, 50 ईयर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। अच्छा, 2 लाख मैंने लगाया, हर साल हमको मिलता है मान लो 25,000 रुपए, ठीक, या मान लो 30,000 रुपए रख देते हैं, 30,000 रुपए, ठीक है, 6 साल में, 6 या 18, 7 साल में 2,10,000, ठीक, और या 8 साल कर देते हैं इसको, 2,40,000। और मान लो यहां पर मिल रहा है आपको 30,000 रुपए 20 साल के लिए, 6 लाख रुपए। तो अब देखो, आपने पैसा लगाया 1 लाख रुपए, आपको मिल रहे हैं 5 लाख रुपए। आपने लगाया 2 लाख, आपको मिल रहे हैं 2,40,000। आपने लगाया 3 लाख, मिल रहा है 6 लाख, डबल मिल रहा है। तो सबसे अच्छा कौन है, आप तो देखोगे और प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताओगे, 1 लाख लगाओ 5 लाख कमाओ, ये है। लेकिन यहां पर मेथड्स हैं, देखोगे पे बैक पीरियड सबसे पहला आता है, क्योंकि हमारे यहां इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ रही है। आपको 50 साल में ये पैसा मिलेगा, 50 साल में इसका रेट कहां जाएगा कुछ पता नहीं, ठीक है। तो यहां पर रिस्क को कम करने के लिए हम लोग पे बैक पीरियड का मेथड यूज करते हैं कि जो सबसे कम टाइम में हमको रिकवर हो जाए। जैसे देखो 2 लाख रुपए सिर्फ 8 साल में ही रिकवर हो जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट के साथ 40,000, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दोगे कि ये जो पैसा है कम समय में रिकवर हो जाता है। तो पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मेरा ये है, क्योंकि पैसा तो मेरा आ गया, फिर हम उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन है, ये। तो अलग अलग मेथड है, जो आपकी नीड्स है, जो आपकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। समझ में आ गया। तो ये हमारा कहलाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो गेट फॉर्मेट और ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन। कोई भी फॉर्मेट यहां नहीं बनाया गया है, कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, आपको ऐसे बनाने हैं। यहां पर बताया मैंने कि नीड्स के अकॉर्डिंग आप सारा कुछ कर सकते हो। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसके लिख सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके फंक्शन की ओर कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, काम क्या है।
तो देखोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है पहला, नोट डाउन करते चले जाएं, प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। सबसे पहला काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? प्लानिंग करने के लिए कि आगे हम लोग क्या करेंगे। देखो प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग कर लिए, कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है, कौन फायदा देगा, कौन नुकसान देगा वो, और हम लोग इसको फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना। दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, कहीं ना कहीं हम लोग डेटा के थ्रू उसको मॉडिफाई करते हैं कि अच्छा इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हेल्प लेकर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए किसका किसका हेल्प लेते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें से कुछ चीजों को हम लोग कैप्चर करते हैं, निकालते हैं और उससे रिजल्ट तैयार करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं कि भैया इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा, कितना पैसा लग रहा है, कितना रिकवर हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया। तो ये हम लोगों का कहीं ना कहीं इसका फंक्शन है। नेक्स्ट कहता है कोऑर्डिनेशन। हम लोग अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब समझते हो ना, तालमेल बैठाना। हम आपको समझ पा रहे हैं, आप मुझे समझ पा रहे हैं, मेरे शब्दों को आप समझ पा रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। अगर मैं जो बोल रहा हूं आप नहीं समझ पा रहे, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक, कम्युनिकेशन स्थापित करना। ठीक है, हर लेवल के साथ मैनेजमेंट करना, हर लेवल की जरूरत को देखना, हर लेवल के कॉस्ट को देखना और एक कम्युनिकेशन स्किल तैयार करना। ठीक है, कहता है इंफॉर्मेशन टू द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों को हर लेवल के मैनेजमेंट की जानकारी होती है, किसके थ्रू? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, हेल्प्स इन द मैनेजरियल कंट्रोल, और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोगों का पैसा कहीं ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो वहां हम पैसा नहीं लगाएंगे, जहां जरूरत है वहां हम पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। जैसे कॉस्ट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, इसके थ्रू हम लोग समझ पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। हमने क्वांटिटीज देख लिया फाइनेंशियल और कॉस्ट के अकॉर्डिंग, अब इसमें हम क्वालिटीज तलाश रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन निकल कर आता है कि इसकी क्वालिटीज क्या है, कौन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा डिसीजन हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, कौन सा हम लोग आगे इसको यूज करें, कौन सा यूज ना करें, ये सारी चीजें कहलाती है। ठीक है, चलिए ये था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल कंडीशन ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है सर, हम लोग उसको समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट का मतलब तो समझते हो, हमारा जितना भी किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी चीज में, किसी भी प्रोडक्ट में जो कॉस्ट लगने वाला है, और हम लोग एक स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा लगा तो हम लोग इतना कॉस्ट लेकर चलेंगे, अगर उससे ज्यादा कॉस्ट लगा तो फिर उस प्रोजेक्ट को हम लोग छोड़ देंगे या उसको कंट्रोल करेंगे। समझ में आया, क्योंकि वो हमारे बजट से बाहर चला गया है। अब इसको समझते हैं कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड आर द डिजायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस प्री डिटरमाइंड फॉर द इवैल्यूएटिंग वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज अप टू द मार्क। एक स्टैंडर्ड है, एक्चुअल परफॉर्मेंस से अप टू द मार्क हम लोग कर लेते हैं स्टैंडर्ड, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। It is efficient or not. Standard costs should be cost predetermined for a product, process, job, etc. ये किसके लिए तय किया जाता है? हर प्रोसेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, जॉब्स के लिए। And is various cost component based on the technical estimates for the specific period, एक समय के लिए कि भैया हमको इतने समय में इतना काम कर लेना और हमारा खर्च इतना आएगा। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो भैया हम इतना तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ऊपर कॉस्ट गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अकॉर्डिंग टू कोलर जी क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू कोलर, KOHLER लिखोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ फॉरकास्ट, भविष्यवाणी है, और predetermined of what actual cost should be under projected condition। हम लोगों का एक प्रोजेक्ट जो तैयार किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये तय करना है कि भविष्य में हाँ हम लोग का इतना खर्च हो सकता है, उससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। सर्विंग एज अ मेजर्स टू द कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रोडक्शन इफिशियंसी और स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं? अपनी इफिशियंसी अकॉर्डिंग, अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमारा कैसा है उसको कंट्रोल करने के लिए। कंपैरिजन व्हेन द अल्टीमेटली अलाइन अगेंस्ट एक्चुअल कॉस्ट, it furnishes the medium by the which effectiveness of current result can be measured and the responsibility for the deviation can be placed। deviation मतलब होता है changes,
ठीक, हम लोग जो एक्चुअल परफॉर्मेंस सोचे थे, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर डेविएशन होता है, डेविएशन मतलब बिखर जाता है, ऊपर या नीचे होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाया जाता है कि भैया इतना कॉस्ट हमको लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतना जाना चाहिए, और अगर इससे भी ज्यादा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक कर रखा है। समझ में आ गया? ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आप लोग इसको पढ़ लोगे। सर इसके फीचर्स क्या क्या है, नोट डाउन करें। इट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। सबसे पहला प्री डिटरमाइंड, पहले ही हम लोग कॉस्ट को तय कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑलवेज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, दैट इज इट इज फॉर द पार्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोसेस और जॉब, ये इसके लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट, इन द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ स्पेसिफिकली डिटरमाइंड विच इज बेस्ड ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे हम लोग काम कर लिए, नहीं, हर एक चीज को बारीकी से तराशा जाता है, देखा जाता है, जांचा जाता है, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकाला जाता है। ऐसा नहीं अनुमान, हाँ हाँ ठीक है भाई हम बाबा हैं, हमने भविष्यवाणी कर दी इतना कॉस्ट होना चाहिए, नहीं, दैट इज रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड आर ऑलवेज फिक्स्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी एक पीरियड, क्योंकि अभी हमने तय किया है तो मतलब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। अब 50 साल के बाद, 20 साल के बाद हम लोग सेम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट कुछ भी हो सकता है, या महंगा हो सकता है या सस्ता हो सकता है। एक पीरियड के लिए, हाँ कि भैया अगले साल तक हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने कॉस्ट पे बनेगा, ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन लाइकली टू प्रिवेल ड्यूरिंग द बजट पीरियड। हम लोग इसको कहीं ना कहीं बजट पीरियड, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं कि पीछे जो ऐसा ऐसा हुआ है तो चलो हम लोगों का, और पीछे 10 रुपया महंगा हुआ था तो चलो हम लोग 10-12 रुपया और महंगा करके एक बजट तैयार कर लेते हैं। तो इसके फीचर्स हैं इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। ठीक है सर, इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए, तो आप लोग देखोगे। इसके अलावा आपको पढ़ लेना है What do you mean by managerial costing system? Explain its characteristics, merits, demerits. ये आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ लेना है What is fund flow statement? How it is prepared? Give the specimen of the change in working capital and fund flow statement. तो fund flow statement होता क्या है, ये बनाया कैसे जाता है, कुछ इसके फॉर्मेट्स मैं डिस्कस कर देता हूं आप लोगों को। ये बहुत ध्यान से इसका फॉर्मेट देखोगे, इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक और क्वेश्चन है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल भी आएंगे, और अगर थ्योरीज में आता है तो ये थ्योरीज भी आ सकता है, आपका चांसेस है। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट से कैसे अलग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताना है। तो हम लोग समझते हैं कैश फ्लो और फंड फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें कैश के ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कहां कहां से आए, कहां कहां को गए, ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें 3 चीजें होती हैं। आपने अगर पढ़ रखा होगा न्यूमेरिकल तो आपने देखा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर आपको कैश फ्लो नहीं आता है तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है वीडियो के लास्ट में, आपको कैश फ्लो का एक मेरा वीडियो है जिसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी है कि कैश फ्लो बनाया कैसे जाता है। आप उसको देख सकते हो, उससे आसानी से आप कैश फ्लो बना सकते हो, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, दूसरा अब आता है फंड फ्लो। तो फंड फ्लो क्या होता है, फंड्स कहां कहां से आए, फंड्स कहां कहां को गए, जरूरी नहीं कि ये कैश में ही हो। ठीक है, हमारे सारे फंड्स कहां कहां से आए और सारे फंड्स कहां कहां को गए, फंड्स का फ्लो ही हमारा फंड फ्लो कहलाता है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है, इसके फॉर्मेट्स क्या क्या है। तो ध्यान दें, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले बनता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो सर ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे बनाया जाता है, बचपन में आपने पढ़ रखा होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो यहां भी वही सिस्टम है, हम लोग करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, वहां पर या तो बैलेंस शीट बना हुआ है तो वहां आसानी से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपका दिया होगा, और नहीं भी दिया है तो ऐसे पहचान लें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वैसे चीजें होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 साल के अंदर में जो चेंज होती रहती है वो हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, ठीक, डेटर और स्टॉक। मैं 4 एग्जांपल लेता हूं। ठीक, मान लो यहां पर दिया हुआ है 10,000, 12,000, ठीक, यहां पर दिया हुआ है 20,000, 15,000, यहां पर दिया हुआ है आपका 5,000, 6,000, और यहां पर आपका दिया हुआ है
15,000 और मान लो इसको कर देता हूं मैं 12,000। ठीक है, ये आपका हो गया। तो सबसे पहले आप देखो कैश में 10 से 12 इंक्रीज और डिक्रीज। सर इंक्रीज किया कितना, 2,000। आपको डेट बहुत ध्यान से देखना है, कभी कभी डेट उल्टा रहता है। अब अगर सेकंड की बात की जाए तो बैंक 20,000 से 15,000 क्या हो गया सर, डिक्रीज कर गया, तो हम लोग इसको दिखा देंगे डिक्रीज में। वैसे ही 5,000 से 6,000 क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, दिखा देंगे इंक्रीज में। 15,000 से 12,000 डिक्रीज कर गया सर, दिखा देंगे डिक्रीज में 3,000। ठीक है, उसके बाद ऐड कर लीजिए 15 5 20 20 10 50, ये हो गया 50,000। इधर ऐड कर लीजिए 6 2 8 2 10 5 15 5 1 1 1 2 2 1 3 3 और 1 4 45,000। अब ऐसे ही करंट लायबिलिटीज, मान लो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है, आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 10,000 से 15,000 और ये आपका दिया हुआ है 20,000 से 10,000 सपोज करोगे। लायबिलिटीज में आपको एक चीज याद रखनी है कि लायबिलिटीज में कभी भी जो अमाउंट दिया रहेगा उसको उल्टा लिखना है, क्योंकि एसेट्स का उल्टा लायबिलिटीज होता है। सर समझे नहीं, सुनोगे ध्यान से। 10 से 15 क्या हो गया, इंक्रीज, तो अमाउंट आपको इंक्रीज में ना लिखकर कहां लिखना है, डिक्रीज में। और यहां 20,000 से 10,000 डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज में ना लिखकर आपको कहां लिखना है, इंक्रीज में। समझ में आ गई बात है ये। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 30,000, ये हो गया आपका 25,000। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल चेंज। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 50,000 से 30,000 गया, कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, और इधर कितना आ गया, 45। मान लो इसको हम लोग 45 से 25 गया, कितना आ गया, 20,000। ठीक है, ये आ गया 20,000 और 20,000। अगर यहां पर मान लो कुछ चेंजेस मैं करता हूं ताकि ये दोनों अलग अलग अमाउंट आए, ये तो इक्वल आ गया। मान लो मैं चेंजेस करता हूं, सपोज करो कि मैं इसको 10 कर देता हूं। ठीक है, तो 10 10 ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया। अच्छा 10 10 ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं कर देते हैं। अब यहां 45 से 20 गया, कितना बचेगा सर, 25,000। ठीक है, अब यहां पर देखोगे आप लोग क्या करना है, एसेट से लायबिलिटीज को माइनस करना है। करंट, ये हो गया करंट एसेट्स 50,000, ये हो गया करंट लायबिलिटीज 30,000। 50 से 20 हो गया, 45 से 20 माइनस करके वर्किंग कैपिटल लिख दिया। अब आपको देखना है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो आपको दिख रहा है 20 से 25 इंक्रीज कर गया, तो नीचे लिखना है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सर कितना इंक्रीज किया, 5,000। और यहां लास्टली करना है, अगर इंक्रीज किया तो अमाउंट आपको डिक्रीज में लिखना है, और अगर डिक्रीज करेगा तो अमाउंट इंक्रीज में लिखना है। समझ में आ गया, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहां पर इंक्रीज किया इसीलिए हम लोगों का डिक्रीज में चला गया। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल कीजिए, ये भी हो गया 25,000, ये भी हो जाएगा 25,000, इसको जोड़िए 10 1 11 2 13,000, और यहां जोड़ोगे 5 5 10 3 13, ये ऑलवेज इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बातें। तो ये है इसका फॉर्मेट, काफी इजी है, काफी आसान है, आप आसानी से बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है। आप इसको नेट में भी सर्च कर सकते हो, बुक में भी देख सकते हो कौन कौन से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज होते हैं। और क्योंकि कॉमर्स के बच्चे हो, सेमेस्टर 6 में गए हो, आप लोगों को पता भी होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज होता क्या है। तो इसको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग बताते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान दोगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है, एक है आपका डेबिट साइड, एक है आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा जहां जहां से आया, दूसरे साइड एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा जहां जहां को गया। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। ये आएगा कहां से, जब पीएल अकाउंट आप बनाओगे तो पीएल अकाउंट में या तो आपका पॉजिटिव बैलेंस आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है, पैसा आ गया इसलिए सोर्सेज में, नेगेटिव है मतलब पैसा गया मतलब लॉस्ट में आपको दिखा देना है। उसके बाद सारी वैसी चीजें जो हमने कहीं भी वर्किंग कैपिटल में या पीएल में नहीं दिखाई है, सारे फिक्स एसेट्स और सारी चीजों को हम लोग यहां दिखाएंगे। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, अगर हम शेयर या डिबेंचर इशू
करते हैं तो पैसा आएगा, इसीलिए सोर्सेज में। वहीं अगर इसका रिडम्पशन कर दें तो पैसा जाएगा एप्लीकेशन में। अगर हम कोई लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो करंट लायबिलिटीज में चला गया, लॉन्ग टर्म लोन्स अगर लेते हैं तो पैसा आया सोर्सेज में, वहीं लॉन्ग टर्म लोन्स का पेमेंट कर देते हैं तो कहां चला जाएगा, वो एप्लीकेशन में। अच्छा, ये सब पता कैसे चलेगा सर? देखो बैलेंस शीट में दिया रहेगा लॉन्ग टर्म लोन। मान लो लोन दिया हुआ है आपका 2010 2011, ठीक है, यहां लिखा हुआ है 10,000 और यहां लिखा हुआ है 15,000, तो 10 से 15 मतलब 5,000 का लोन हमने ले लिया, तब ना पैसा बढ़ गया, तो लोन बढ़ गया मतलब पैसा आया 5,000, तो यहां पर लिख देंगे 5,000 हमने ले लिया सोर्सेज में। यहीं अगर हमारा 20,000 से 15,000 हो गया मतलब हमने पेमेंट कर दिया, तो यहां पर हम लोग दिखाएंगे पेमेंट ऑफ लोन 5,000। समझ में आ गया? ध्यान से देखोगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर हमने फिक्स एसेट बेचा तो पैसा आया, तो हम लोग कहां दिखा देंगे, सोर्सेज ऑफ फंड में। और अगर हमने फिक्स एसेट्स परचेस किया तो कहां चला जाएगा, आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। बस ये याद रखें कि अगर हमने फिक्स एसेट्स शेयर के अकॉर्डिंग खरीदा है, मतलब हमने पैसे नहीं दिए, कोई भी पैसा नहीं गया, हमने फिक्स एसेट्स फर्नीचर खरीदा और उसके बदले शेयर्स दे दिए, तो फिर उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ना ही पैसा आया ना ही पैसा गया। समझ में आ गया? ना ही फंड्स आया ना ही फंड्स गया, क्योंकि शेयर्स गया ना। तो याद रखोगे, अगर हम पैसा ना देकर शेयर्स दे दे किसी चीज को खरीदते टाइम, तो वो हम लोग शो नहीं करेंगे। डिविडेंड रिसीव, सर ऑब्वियसली रिसीव है सोर्सेज में आएगा, डिविडेंड पेड एप्लीकेशन में जाएगा। तो जितने रिसीव पेमेंट है आपको दिखा देने हैं रिसिप्ट में और पेमेंट में। और लास्टली, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था वर्किंग कैपिटल, अभी हमने बनाया वर्किंग कैपिटल बनाया, उसमें इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, तो सर इंक्रीज आया था, कितना, 5,000 का, याद ही होगा। तो अगर नेट इंक्रीज आया है तो आपको यहां पर दिखा देना है इंक्रीज, और अगर वही डिक्रीज आता माइनस में तो आपको डिक्रीज में दिखा देना इस साइड, और इसके बाद दोनों को ऐड कर लेना। ऑब्वियसली ये दोनों आप लोगों का इक्वल आएगा, और अगर इक्वल आ गया मतलब मैथ सही है, आपको 16 मार्क्स मिल गए। और अगर आपका मैथ्स दोनों तरफ मैच नहीं किया तो मतलब फंड फ्लो कहीं ना कहीं गलत है, आपने गलत बनाया, एक बार उसको रिकॉल कर ले, एक बार चेकआउट कर ले, ठीक है। तो ये है आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट। देखो हम लोग आगे अब धीरे धीरे समझते जाएंगे, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग इसमें देखते जाएंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि क्या क्या थ्योरीज में भी पढ़ लेना और क्या क्या आप लोगों को न्यूमेरिकल के लिए भी कर लेना है, ठीक है। आप इसका फॉर्मेट पूरी अच्छे तरीके से देख लें। आप कैश फ्लो का जो मैंने वीडियो बनाया है, कैश फ्लो का वीडियो पूरे अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें। और आप लोगों को लगता है कि हाँ सर ये अच्छा है, ये वीडियो समझ में आ रहा है, तो जरूर मुझे बोले, मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल एक दो एग्जांपल लेकर कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसके न्यूमेरिकल में बना दूंगा, ताकि आपको अमाउंट के थ्रू भी पता चल जाए क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। जो मेन चैप्टर्स है उसका मेन क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल भी बना दूंगा, ठीक है। तो आपको ये पढ़ लेने हैं। चलो सर और क्या पढ़ लेने हैं? उसके बाद पढ़ लेना आपको व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन एनालिसिस, डिस्कस इट्स असम्पशन एंड लिमिटेशन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ब्रेक इवन एनालिसिस, आपको पता था ब्रेक इवन पॉइंट बचपन में आपने पढ़ रखा था, नो प्रॉफिट नो लॉस, वही उसी को एनालाइज करना ब्रेक इवन एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ लेना आपको, बजटरी कंट्रोल, define budgetary control, also discuss its objective, importance and limitation, ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक। तो सर हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया क्वेश्चंस के बारे में। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं और मैं डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने बजटरी कंट्रोल अभी नहीं बताया, तो नेक्स्ट जो मैं हम वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं इस जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो। और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सर इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है वो भी मैं बता दूंगा। तब तक आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, और अगर किसी का आंसर नहीं मिलता है तो जरूर कमेंट करें कि सर नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक को जरा क्लियर कर दें, डिफाइन कर दें। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स फंक्शन, नेचर एंड स्कोप, ये पढ़ लेना है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल कंडीशन ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द बजटरी कंट्रोल। तीसरा आपको पढ़ लेने हैं व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट कॉस्टिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट पढ़ लेना है व्हाट डू मीन बाय ब्रेक इवन एनालिसिस, डिस्कस इट्स असम्पशन एंड लिमिटेशन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट पढ़ लेने हैं आपको व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, डिस्कस इट्स नेचर, लिमिटेशन एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देख लोगे, इसका न्यूमेरिकल भी आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज बनाए जाते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल इसके बताऊंगा कि बनाया कैसे जाता है, ये जरूर देख लेंगे। उसके बाद मैंने बताया ही फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके स्पेसिमेन आपको देख लेने हैं।
और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके स्पेसिमेन, और ये कैसे फंड फ्लो से डिफर करता है, हाउ डज डिफर फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपका वीडियो सर बहुत ही हेल्पफुल है तो जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उनको भी बताएं इस वीडियो के बारे में, और मुझे जल्द से जल्द बनाने के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सारे वीडियोस को देखते रहें, सारे फॉर्मेट्स नोट डाउन कर लें, सारे क्वेश्चन का आंसर पुट कर लें, और जो ना समझ में आए प्लीज कमेंट करें ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।